फाइनेंशियल गोल क्या होता है? तो फाइनेंशियल गोल 4 प्रकार के होते हैं। तो सर फाइनेंशियल गोल बनाने के क्या फायदे होते हैं? किसी का बेटा या बेटी 10 साल या 8 साल का है, तो आज से 10 साल या 8 साल के बाद पेरेंट्स उसके एजुकेशन के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये शायद बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल हो सकता है कि उसी बच्चे की शादी 15 से 20 साल के बाद करनी है, ओके, तो उसकी शादी की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। उसकी शादी की प्लानिंग उसी समय करनी चाहिए जब वो एजुकेशन का कर रहा है। किसी लड़के के पास घर नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी क्या? लेकिन अगर आपके बैंक में पैसा रहेगा 50 लाख रुपया, मुझे बताइए कि कौन सी लड़की शादी करने के लिए मना करेगी? कोई भी नहीं। डेफिनेटली ना। तो क्या ये सभी गोल्स पूरे करने के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड या एसआईपी ही कर सकते हैं या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? लास्ट फ्राइडे में मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें मेरे एक दोस्त का एग्जांपल दिया था कि वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा था लेकिन बिना गोल के कर रहा था। तो उसको देखने के बाद में बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे व्हाट्सएप आए कि सर ये गोल होता क्या है और उसको कैसे करते हैं। तो फाइनेंशियल गोल पर ही मैंने आज एक डिटेल पॉडकास्ट किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने गोल को किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और उसको करने के लिए क्या चीज आपको करना चाहिए। ये चीजें मैंने इस पॉडकास्ट में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से गोल के लिए कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल पॉडकास्ट। सर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हमारा पहला सवाल है कि फाइनेंशियल गोल क्या होता है? ओके, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मैडम। फाइनेंशियल गोल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल गोल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कि घर मैनेज करना। अब घर को मैनेज करना है तो उसका हम लोग एक मंथली बजट बनाते हैं, तो वो एक होना चाहिए। उसके बाद में अगर आज हम देखें ना तो सभी लोगों का कॉमन 4 ही गोल होते हैं, जिसमें घर का बजट हो गया, दूसरा आ गया सबके घर में बच्चे हैं, 1 2 3 जैसे भी हैं, उनके लिए उनका एजुकेशन आ जाता है, तो सबको एजुकेशन कराना है। उसके बाद में अगर आप देखें तो उनके फिर मैरिज की बात आ जाती है, तो मैरिज के लिए प्लानिंग हो जाती है। और चौथा जो होता है कि अपना रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट केवल हस्बैंड की बात करते हैं। मैं हमेशा ये लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आज के डेट में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। अब मैंने देखा है कि कभी भी वाइफ जो होती है हस्बैंड से 5 साल 4 साल छोटी होती है, तो अपना तो रिटायरमेंट आपको करना ही चाहिए, साथ साथ में आपकी वाइफ के लिए भी 5 साल का आगे का करना चाहिए। तो ये 4 चीजें जो है जिसमें रिटायरमेंट मस्ट हो गया, क्योंकि आप दोनों को आगे तक पैसा बनाना है, तो ये 4 चीजें आपको करनी चाहिए। तो सर फाइनेंशियल गोल बनाने के क्या फायदे होते हैं? फाइनेंशियल गोल बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं मैडम। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे को आने वाले 10 साल के बाद में घर लेना है, तो अगर मैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग मेरा कर लिया है तो मुझे पता रहेगा कि आने वाले 10 साल के बाद में मुझे कितने का घर लेना है, उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट कितना देना होगा, उसकी ईएमआई कितनी होगी, मुझे कितना आज के डेट में मेरे पास में पैसा, मुझे कितना जमा करना होगा, ये सारा पता चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ साल पहले मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे और उन्होंने कहा था कि सर मुझे है ना 7 साल के बाद में एक 50 लाख का घर लेना है। तो मैंने उनको ये बताया था कि सर अगर आपको 50 लाख का घर लेना है 7 साल के बाद में, तो आज से ही आपको एसआईपी करनी चाहिए। आज अगर आप 30,000 की एसआईपी कर देते हो आने वाले 7 साल के लिए, तो आप आपके गोल तक लगभग 80% तक पहुंच जाते हो। इसी तरह से हमें ये पता होता है कि हम अपने गोल तक कब पहुंचने वाले हैं। फिर उससे क्या होता है, कोई अगर इमरजेंसी आई तो हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि आने वाले 7 साल के बाद में इतना मुझे पैसे चाहिए। इस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे होते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया मैंने 4 प्रकार के गोल होते हैं, तो चलिए बात करते हैं और किसी एजुकेशन के बारे में। तो मतलब किसी का बेटा या बेटी 10 साल या 8 साल का है, तो आज से 10 साल या 8 साल के बाद पेरेंट्स उसके एजुकेशन के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये शायद बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी का बच्चा आज के डेट में 10 साल का है, ठीक है,
और उसको आने वाले 10 साल के बाद में हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है। आज उसकी कॉस्ट मान लीजिए कि आज 30 लाख रुपए है, ठीक है। तो आने वाले 10 साल के बाद में अगर हम देखें तो उसकी कॉस्ट लगभग 1 करोड़ होगी। तो अगर आज के डेट में वो व्यक्ति 30,000 की एसआईपी कर दे 10 साल के लिए, 10% का स्टेप अप लगा दे, तो आने वाले 10 साल के बाद में उसके पास 1 करोड़ का वेल्थ होगा, जिससे वो अपने बच्चे को आसानी से जो भी एजुकेशन कराना चाहता है वो एजुकेशन वो करवा सकता है। जैसा कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल और करते हैं कि उसी बच्चे की शादी 15 से 20 साल के बाद करनी है, ओके, तो उसकी शादी की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, उसके शादी की प्लानिंग उसी समय करनी चाहिए जब वो एजुकेशन का कर रहा है। कि अगर एजुकेशन के लिए मैंने बताया कि 30,000 का वो एसआईपी कर रहा है और वो 10 साल के लिए कर रहा है, तो उसी समय में अगर वो 20,000 की एसआईपी और भी कर दे, 20,000 की एसआईपी और भी कर दे 15 साल के लिए, तो 10 साल में उसका पैसा बनता है लगभग 60 लाख रुपया, ठीक है। वही चीज आपने कहा कि 15 साल के बाद में उसका एजुकेशन, उसका मैरिज करना है, तो 15 साल के बाद में वही पैसा 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो जाएगा। यानी कि 10 साल में मैंने उसका बताया कि 1 करोड़ मिल रहा है जिससे वो एजुकेशन कर पाएगा। उसके 5 साल के बाद में उसको मैरिज करना है, तो अगर वो आज 20,000 की एसआईपी कर देता है, 10% का स्टेप अप लगाता है, तो 15 साल के बाद में 12% का रिटर्न आने से उसको 1 करोड़ 20 लाख मिल सकता है, जिससे वो बहुत अच्छी अपनी शादी कर सकता है अपने बच्चे की। तो सर शादी तो हो गई, अब तो घर लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो आपने घर लेने की प्लानिंग तो कितनी बार बताई है, फिर भी एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। 20 साल के लिए। ओके, तो मैडम जैसा बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे घर आज लेना है, उसके बारे में भी मैं बहुत सारा बता चुका हूं, लेकिन आज सवाल थोड़ा उल्टा हो गया है। उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पर्सन को आने वाले 20 साल के बाद में अगर घर लेना है, तो आज अगर वो 45,000 की एसआईपी कर दे, 50 लाख का, मान लीजिए कि आज के डेट में उस घर की कीमत है 50 लाख, ठीक है। तो आने वाले 20 साल के बाद में अगर 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से भी पकड़ो, तो उस घर की वैल्यू लगभग 2 करोड़ हुई रहेगी। तो आज अगर मैं 45,000 की एसआईपी कर देता हूं उस घर के लिए, तो 20 साल के बाद में वो बन जाता है 4 करोड़ 14 लाख। अब 4 करोड़ 14 लाख घर कितने का लेना है? 2 करोड़ का। तो उसमें से 2 करोड़ रुपया निकाल करके घर ले लिया, बच्चा जो 2 करोड़ 14 लाख है उसको अगर वो SWP प्लान में डाल देता है म्यूचुअल फंड के, तो वहां से उसको 1.5 लाख रुपए का महीने का पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलता रहता है। यानी कि 20 साल के बाद में घर लेने से फायदा ये हुआ कि घर तो आया वो भी नया, क्योंकि आपने 20 साल के बाद में लिया, तो आपने घर भी नया ले लिया और आपने आपके पेंशन का भी इंतजाम कर लिया एक साथ में। ओके, हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग बताई आपने। बिल्कुल। लेकिन किसी लड़के के पास घर नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी क्या? ये एक थोड़ा पेचीदा सवाल है और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी पूछते हैं कि सर अगर मेरे पास में घर नहीं है तो मुझे लड़की कौन देगा। ये बहुत बार सवाल आता है और मैंने इसका बहुत बार जवाब दे दिया है कि अगर क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों के मन में ऐसा हो गया कि अगर मेरे पास में आज घर नहीं है तो लोग लड़की नहीं देंगे। मैं बोलता हूं कि उस घर की कीमत आज कितनी है? 50 लाख रुपए है। तो अगर वही 50 लाख का आप आज से 10 साल पहले प्लानिंग किए होते, आपने 10 साल पहले प्लानिंग कर लिया होता कि 17 से 18,000 के आप एसआईपी कर देते, 10% का स्टेप अप लगाते, तो आज 10 साल के बाद में आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया दिखता। अब वो 50 लाख अगर आपके अकाउंट में दिख रहा है तो वो आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं। आपके बच्चे का मैरिज करना है तो वो 50 लाख पासबुक में आप किसी को भी कहीं पर भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में घर दिखाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर तो आप लेकर के ढो नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको फोटो ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसा रहेगा 50 लाख रुपया, मुझे बताइए कि कौन सी लड़की शादी करने के लिए मना करेगी? कोई नहीं। डेफिनेटली ना। तो यस मैडम, इसी तरह से हमें प्लानिंग करना चाहिए। सर, आप ये पूरे ब्रॉडकास्ट के दौरान आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की ही बात की, तो क्या ये सभी गोल्स पूरे करने के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड या एसआईपी ही कर सकते हैं या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं?
मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का आंसर मैं एक एग्जांपल से देना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो पैदल चला, यहां से उसको दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो उसके पास में 4 ऑप्शन है। एक है कि वो पैदल चल जाए, दूसरा है कि वो बस से जाए, और तीसरा है वो ट्रेन से जाए, और चौथा है कि एरोप्लेन से जाए। ठीक है, अब जो अगर मैं पैदल की बात कर रहा हूं तो पैदल क्या हो गया, LIC हो गया। इसके बाद में अगर आपको मैं बस की बात कर रहा हूं तो बस हो गया FD। तीसरा जो मैं आपको बात कर रहा हूं ट्रेन, तो ये हो गया PPF। चौथा जो बात कर रहा हूं एरोप्लेन की, वो हो गया म्यूचुअल फंड। आप मुझे बताइए कि अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो इन चारों में से आप क्या चूज करेंगे मैडम? आप क्या चूज करेंगे? एरोप्लेन। बिल्कुल। तो अगर आपको आपके डेस्टिनेशन पर फास्ट पहुंचना है तो म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जहां से आप अपने गोल तक सही सलामत पहुंच सकती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको कंपाउंडिंग बना के देता है। बाकी जो भी चीजें हैं ट्रेडिशनल स्कीम, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट देती है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट देती है उससे पैसा नहीं बनता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलते जाता है, और ये एक हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है। इसलिए आपका पैसा यहां पे फास्ट और जल्दी बनता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड दी बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बातें की और मुझे और सभी को फाइनेंशियल गोल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका भी। आप हमारे शो में आए और हमसे आपने इतना अच्छा सवाल किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको भी आपके गोल के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।